बुलेटिन में हरियाणा की खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात नरेंद्र मोदी की, जो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी को शानदार जीत दिलाने के बाद दिल्ली पहुंचे नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में शिरकत की। बैठक खत्म होने के बाद पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने प्रेस को बताया कि 20 मई को बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा। मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। ये तमाम लोग उस शख्सियत के दीदार के लिए इकट्ठा हुए जिसने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने का कारनामा कर दिखाया। वैसे मोदी को एयरपोर्ट पहुंचना तो 11:30 बजे था, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता काफी पहले से ही उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर जमा हो गए थे। एक ओर ढोल बज रहा था तो दूसरी तरफ भाजपा वर्कर जमकर झूम रहे थे। खुद भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह भावी प्रधानमंत्री को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। और फिर वह वक्त पे आया जब मोदी अहमदाबाद से दिल्ली पहुंचे। उनके एयरपोर्ट से बाहर आते ही कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं और भाजपा के जयकारे लगाकर स्वागत किया। मोदी की इस विजय यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। मोदी के स्वागत में दिल्ली की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा था। मोदी के भाजपा मुख्यालय पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत किया गया। मोदी भाजपा के पितामह आडवाणी का आशीर्वाद लेना भी नहीं भूले। मोदी ने पहले आडवाणी को लड्डू खिलाया और फिर उनके पैरों पर झुक गए। आडवाणी ने भी उन्हें उठाया और गले लगा लिया। भाजपा मुख्यालय पर मोदी के स्वागत समारोह के बाद भाजपा संसदीय दल की बैठक शुरू हुई। इसमें मोदी के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी, रामलाल और सुषमा स्वराज भी उपस्थित थे। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह मीडिया को संबोधित करने पहुंचे। राजनाथ सिंह ने कहा कि पार्टी ने जो कारनामा किया है उसका सबसे अधिक श्रेय किसी को है तो वह है नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में अब तक कोई पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस को इतनी मजबूती से जवाब दे सके। स्वतंत्र भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां पैदा हुई, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी से अपना पॉलिटिकल स्टेचर बड़ा नहीं कर पाई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यदि किसी गैर कांग्रेसी राजनीतिक पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से भी अपना राजनीतिक कद, अपना पॉलिटिकल स्टेचर बड़ा करने में कामयाबी हासिल की है तो वह भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। मोदी ने अपनी अभूतपूर्व सफलता के लिए दिल्ली की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि उनकी जीत का श्रेय देश की जनता को जाता है। उन्होंने कहा कि यह 125 करोड़ देशवासियों की जीत है। दिल्ली के मतदाताओं को हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाया। मैं यहां के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई करता हूं, क्योंकि लोग मानते थे कि दिल्ली अब खड़ा नहीं होगा, लेकिन इन्हीं कार्यकर्ताओं ने अपने पसीने से फिर एक बार दिल्ली में कमल खिला दिया। इसमें कोई मत नहीं कि नरेंद्र मोदी के बूते ही भाजपा 30 साल बाद स्पष्ट बहुमत लाने का कारनामा कर पाई है, लेकिन असल चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। देश की जनता को भी मोदी से काफी आस है, लिहाजा देखना होगा कि पीएम बनने के बाद मोदी जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। वहीं हरियाणा बीजेपी के प्रधान रामविलास मोदी की जीत से गदगद हैं। कितने खुश हैं रामविलास, आइए सुनते हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा हमारे साथ हैं। सर, एक अच्छी खासी जीत आपको हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में मिली है, किसे धन्यवाद देंगे? ये हरियाणा की जनता जनार्दन को, देश की जनता जनार्दन को, ये नरेंद्र भाई मोदी का प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव था
और हरियाणा उस लड़ाई में पीछे नहीं रहा। 8 सीटें बीजेपी लड़ी थी, जिसमें से 7 सीटें 4.5 लाख वोटों से, 3.5 लाख वोटों से, कोई उम्मीदवार हमारा 1 लाख से कम वोटों से नहीं जीता है। ये एंटी इनकम्बेंसी का फायदा आपको मिला या नरेंद्र मोदी का जादू देश में चल रहा था? नरेंद्र मोदी का जादू भी चल रहा था और हुड्डा की बेईमानी के खिलाफ भी लोग थे। विधानसभा चुनाव तुरंत इसके बाद होने, क्या लगता है विधानसभा के अंदर क्या बीजेपी जा सकती है अकेले या भाजपा के साथ ही जाएगी? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। क्या आपको अफसोस है कि भाजपा को जो 2 सीटें थी वो दोनों ही सीट भाजपा हार गई? अफसोस है उसकी? नहीं, हमको इस बात की चिंता है और हम अभी कुलदीप जी बिश्नोई से हम बात करेंगे। आगे की रणनीति अब क्या रहेगी आप लोगों की? रणनीति हम 22-23 तारीख को पहले बीजेपी भाजपा गठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी बैठक करेंगे। क्या आईएनएलडी के साथ भी आप लोग जा सकते हैं? देखिए, अभी नई परिस्थिति बनी है। हरियाणा से लोकसभा के 8 में से 7 सीटें हम लाखों वोटों से जीते हैं। हरियाणा की जनता जनार्दन को हम प्रणाम करते हैं। उन्होंने हमको बड़ी भारी जीत दिलाई है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और नरेंद्र भाई मोदी की लहर में आने वाली परिस्थिति, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आने वाली विधानसभा के लिए तैयार है। एक आखिरी सवाल, क्या कोई मंत्री भी हरियाणा से जाएगा केंद्र में? निश्चित रूप से हरियाणा के 15 लोग चुनाव लड़े हैं और जनरल वीके सिंह वहां से, हरियाणा से कह रहा हूं मैं, हरियाणा से जरूर जाएगा। रामविलास शर्मा जी साफ कर रहे हैं कोई ना कोई कैबिनेट मंत्री हरियाणा से जाएगा और ये मोदी की लहर थी, उसके साथ साथ जो हुड्डा सरकार ने गलत काम किए हैं हरियाणा के में, उसका भी खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है और पूरे देश में जो परिणाम आए हैं उससे गदगद हरियाणा वासी भी हैं। पूरे देश में मोदी मोदी हो रहा है। कैमरामैन फिरोज खान के साथ राहुल शर्मा, DN नाइट न्यूज, दिल्ली। हार के बाद अब कांग्रेसियों ने भी मानना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं मोदी की लहर थी, जिसके चलते उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री और भिवानी से कांग्रेस प्रत्याशी श्रुति चौधरी की मां किरण चौधरी ने कहा है कि भीतरघात की वजह से कांग्रेस हारी। भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी श्रुति चौधरी की हार के बाद उनकी मां और प्रदेश में कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस विरोधी और नरेंद्र मोदी की लहर की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भीतरघात भी पूरी तरह से हावी रहा, इसी वजह से कांग्रेसी उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि वो मायूस नहीं है, हार जीत तो चलती रहती है, मगर वे नई ऊर्जा से लोगों के बीच जाएंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें स्वच्छ राजनीति की है और आगे भी स्वच्छ राजनीति करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि वे जनादेश का सम्मान करती हैं। किरण चौधरी ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो मायूस ना हो। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब आगे आहिस्ता बैठ के विश्लेषण करा जाएगा, पर इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बहुत सारी कमियां रही, इसलिए ये नतीजे आए हैं। और मोदी की तो वेव थी, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। आपने देखा कांग्रेस के अंदर बहुत ज़बरदस्त भीतरघात करी गई, वो भीतरघात भी एक बहुत बड़ी ये बना गया, उसका वो एक बहुत बड़ा रीज़न बना। और उसके साथ साथ फिर मोदी जी की वेव थी। हिसार लोकसभा से चुनाव जीतने वाले इनेलो नेता दुष्यंत चौटाला 16वीं विधानसभा के सबसे कम उम्र के सांसद बन गए हैं। दुष्यंत का कहना है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे और हिसार का विकास करेंगे। दुष्यंत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल शर्मा ने। देश के सबसे युवा सांसद दुष्यंत चौटाला हमारे साथ है, बात करेंगे किसे देते हैं जीत का परिणाम जो आया है, कैसे देखते हैं। सर, पहले तो आपको बधाई हो, अब देश के सबसे युवा सांसद बने, किस तरह से देखते हैं? बहुत सौभाग्य की बात है कि भारत के इतिहास के अंदर अपना नाम दर्ज करने को मिला। आज 25 साल 11 महीने की आयु में भारत की सबसे बड़ी पंचायत में लोगों ने चुनकर भेजने का काम किया। मैं तो हिसार की जनता का और हमारी पार्टी के एक एक सेनापति का धन्यवाद करता हूं कि उनने मजबूती देकर इंडियन नेशनल लोकदल को संकट की घड़ी में मजबूत करने का काम किया। कितनी बड़ी जीत आप इसे मानते हैं? क्योंकि पूरे देश में हमने देखा कि मोदी की सुनामी बही, लेकिन आप लोग 2 सीटें कम से कम जीतने में, जहां कांग्रेस सरकार है वो सिर्फ 1 सीट पर सिमट कर रह गई, आप लोग 2 सीट जीत के लाए। कितनी बड़ी जीत मानते हैं? हम तो बहुत बड़ी जीत मानते हैं। ये चुनाव सिर्फ मोदी जी के नाम पर लड़ा गया और उस नाम को तोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल ने 2 सीटें जीतने का काम किया। मैं तो इसका पूरा श्रेय हमारी पार्टी की लीडरशिप को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को और एक एक कार्यकर्ता को देना चाहूँगा। कहाँ कमी रह गई कांग्रेस सरकार से जो सिर्फ मात्र एक दीपेंद्र हुड्डा जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं वो अपनी सीट बचा पाते हैं, बाकी क्लीन स्वीप हो जाती है? देखिए, जो लूट खसोट कांग्रेस ने मचाई थी, आज उसका परिणाम पूरे देश की जनता ने उनको देने का काम किया और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के नाम पर एक भारत के नए भविष्य के बारे में सोचकर लोगों ने अपने वोट डालने का काम किया। आप
आपकी क्या प्राथमिकता होंगी? आप युवा हैं, आप तो युवा आइकन, आप अगर हरियाणा के बाद बोले जाएं तो वो भी कम नहीं होगा। क्या प्राथमिकता लेके आप हम लोकसभा में जाएंगे? अब सबसे पहले प्राथमिकता अगर हिसार की बात करें तो काउंटर मैग्नेटिक सिटी का दर्जा पिछले 10 सालों से ड्यू है। सबसे पहली कलम से उसको लाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ हमारी माताओं बहनों की, व्यापारियों की सुरक्षा, युवा साथियों के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों के लिए एग्रीकल्चर बेस्ड चीज़ें की डेवलपमेंट सबसे अहम मुद्दा रहेगा। जो परिणाम आ रहे हैं उसके बाद देखने को मिला है कि कई सरकारों ने अपना इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया और भी खबर आ रही है कि कांग्रेस के और मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे रहे हैं। लगता है कि हुड्डा साहब को भी अब नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई आज नहीं, हमने तो कई समय पहले कहा था कि नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए जब उनके सांसद छोड़ के भागने लग गए थे। पर मुख्यमंत्री इतने बेशर्म हैं कि निरंतर सिर्फ अपनी कमाई के बारे में सोचते हैं, हरियाणा की जनता के बारे में नहीं। आज अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटियाँ अनाउंस कर दी गई, उनके लिए फंड्स नहीं है। जॉब्स अनाउंस कर दिए गए मगर उसके लिए कहीं प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। सिर्फ लोगों को धोखा देने का काम मुख्यमंत्री करें। और हरियाणा की जनता चाहे 1 महीने में हो, चाहे 3 महीने में, चाहे 5 महीने में, जब भी विधानसभा के चुनाव है, कांग्रेस को जिस तरह देश से नकारने का काम किया, इससे बुरी तरह नकारने का काम हरियाणा प्रदेश में करें। एनडीए का सदस्य बनेंगे आप लोग? हमने पहले भी कहा था कि गैर कांग्रेसी कोई सरकार इस केंद्र में बनेगी उसका हम साथ देंगे। और नरेंद्र मोदी जी के तो हमारे साथ पारिवारिक संबंध है, कोई आज के नहीं, 1996 के हैं। तो जरूर चौटाला साहब से हमारी मुलाकात जैसे ही होती है और उनका फैसला आएगा तो जरूर एनडीए का हम समर्थन देने का। एक आखिरी सवाल, क्या विधानसभा चुनावों में गठबंधन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से, या किसी जा सकते हैं आप गठबंधन में? इंडियन नेशनल लोकदल ने पहले ही हमारी 15 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी उस पर साफ तौर पर कर दिया था कि हम सभी 90 विधानसभा सेक्टरों पर अपने चुनाव चिन्ह पे कैंडिडेट्स को खड़ा कर इंडिपेंडेंटली विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चौटाला साहब को बहुत खुशी है कि उन्हें युवा प्रत्याशी के तौर पर जनता ने चुना है और जो भ्रष्टाचार और महंगाई और जो जनता हरियाणा की परेशान थी उसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि जनता ने इसलिए उनके विरोध में वोट दिया है और 90 की 90 सीटों पर लड़ने का ऐलान भी कर रहे हैं। कैमरामैन फिरोज खान के साथ राहुल शर्मा, DN नाइट न्यूज, दिल्ली। सोनीपत में रेलवे फाटक नंबर 25 के पास युवक और युवती ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मालगाड़ी के आगे कूद गए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक की पहचान सोनीपत के भादी गांव निवासी गोपाल के रूप में हुई है, लेकिन युवती की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मालगाड़ी थी, गाड़ी वाले ने भी रोकी है, यहाँ देखे भी हैं। फिर मंदी चल रही थी, बिल्कुल कोई तेज नहीं थी गाड़ी, अब वो तेज थी, जानबूझ के आत्महत्या करी। 11 बजे के करीब हमें सूचना मिली कि एक लड़का लड़की 25 नंबर गेट के पास कट गए। डेड बॉडी लाइन में बीच पड़ी। मौके पर पहुंचने पर लड़के की शनाख्त जगपाल सनो महावीर वादी के रूप में हुई है। परिजनों को सूचित कर दिया है। परिजन आने के बाद वो दोनों को आगे पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेजा जाएगा। पानीपत को पंजाब से जोड़ने वाले असंध रोड पर जिला प्रशासन द्वारा बिना किसी प्रकार की सूचना के रातों रात भारी वाहन अवरोधक लगाने की कोशिश से गुस्साए व्यापारियों ने असंध रोड पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जाम लगाया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया गया। दरअसल असंध रोड के दोनों ओर लकड़ी और लोहे के बड़े बड़े व्यापारियों की दुकानें हैं। इसी रोड पर अग्निशमक विभाग का कार्यालय है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के आवागमन का नजदीकी केवल एकमात्र यही रास्ता है। और तो और इसी रोड पर चंद दूरी पर शहर का मुख्य शमशान घर है। लेकिन जिला प्रशासन ने इन बातों की ओर ध्यान न देते हुए विगत रात्रि एक निश्चित ऊंचाई पर लोहे के स्थायी गार्ड लगा दिए गए ताकि भारी वाहन न आ जा सके। उसके बाद शनिवार को सड़क के दोनों ओर दुकानदारों के सामने 3 फुट दूरी पर रेलिंग लगाने की कोशिश की गई, जिससे दुकानदार भड़क गए और बाजार बंद कर सड़क को जाम कर दिया ताकि उपायुक्त मौके पर आकर उनकी समस्या का समाधान करें। हैवी व्हीकल को रोकने के लिए जो हायर जो पिलर लगाए हैं, पोल लगाए, इसकी वजह से जाम लगाया जा रहा है। ये सिर्फ यही कारण है जो हमारा जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बड़ी गाड़ी आती है वो नहीं आ सकती। इस पे ये रेस्ट्रिक्शन बना दिया है हैवी व्हीकल के लिए। ये असंध रोड पे समस्या है। दुकानों के आगे रेलिंग लगाने जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। ना हमसे कोई सलाह दी है, ना कोई बात की है। बिजली का जमाना है, यहाँ किसी को आग लग जाए, यहाँ कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती। कुछ भी चीज हो जाए, यहाँ बीच में रेलिंग लगा दी उन्होंने दुकानों के बाहर। कस्टमर आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, रोड के अंदर वो जा नहीं सकते। पुलिस वाले 1 सेकंड में स्कूटर खड़ा होता है, चालान काटने आ जाते हैं। कोई मतलब कोई है?
शनिवार होने के कारण उच्चाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे और पुलिस ने व्यापारियों को समझाया बुझाया और उनकी बात उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया। बहरहाल व्यापारी जाम खोलने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन व्यापारी रैलिंग की व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। व्यापारी विभिन्न बाजारों के प्रधानों से बैठक के बाद आगामी रणनीति बना रहे हैं। डे एंड नाइट के लिए पानीपत से राजेश की रिपोर्ट। पंचकुला पुलिस ने 2 शातिर चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल करी है। एसीपी के अनुसार दोनों लड़कों ने पिछले दिनों पंचकुला के सेक्टर 2, 4 और 9 के घरों में घुसकर चोरी की थी और इन्हीं लड़कों के पास से सेक्टर 5, 6 और 9 से चोरी किए गए बाइक स्कूटर बरामद हुए हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इनकी गिरफ्तारी से कुछ और नाम सामने आ सकते हैं। कल सेक्टर 2 की चौकी ने अपना नाका लगा रखा था, जिसमें हमने 3 लड़के जो मोटरसाइकिल पे आ रहे थे उनको जब रोका तो उसमें से एक लड़का वीरेंद्र भाग गया और 2 लड़के भोला और विजय पांडे हमने अरेस्ट किए। जब उन्होंने अरेस्ट किया, जब हमने उनको पकड़ा तो उनसे मोटरसाइकिल चोरी का मिला। उसके बाद हमने उनकी जब इंटेरोगेशन करी है तो उसमें उन्होंने और भी चोरियाँ कबूल की हैं। हरियाणा समाचारों में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।